हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर स्टडी यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? चयनित अनुदेशन विधि, सटीक शिक्षण विधि, त्रुटिहीन अनुदेशन विधि या विभेदी अनुदेशन विधि। अनुदेशन का मतलब होता है किसी को इंस्ट्रक्शंस देना। तो जो अधिगमकर्ता यानी जो बच्चे जो हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको उनकी एफिशिएंसी जो होती है वो इंडिविजुअल होती है, यानी अलग-अलग बच्चे की अलग-अलग एफिशिएंसी होती है सीखने की। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो वो विभेदी अनुदेशन विधि के द्वारा पढ़ाता है, क्योंकि इस विधि में ये एक इस प्रकार की ऐसी विशिष्ट विधि होती है जिसमें छात्रों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें पढ़ाया जाता है, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग-अलग होती है। तो इसी प्रकार उनकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस विधि से बच्चों को पढ़ाते हैं। टीचर इस विधि से बच्चों को पढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो किस चरण का पूर्ववर्ती है? तो प्रतिपालन अधिगम का अभिप्रेरण का है या आत्मनिर्भरता के या सामान्यीकरण के या अधिग्रहण के? किसके पहले प्रतिपालन चरण आता है? प्रतिपालन जो है वो अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जिसमें अधिगम के सामान्यीकरण चरण को पूर्ववर्ती माना जाता है। किसको माना जाता है? सामान्यीकरण, यानी प्रतिपालन के पहले हमारा कौन सा चरण आता है? सामान्यीकरण का चरण आता है। तो इसके कितने अधिगम के कितने चरण? 4 चरण होते हैं, जैसे कि अधिग्रहण आता है, फिर उसके बाद प्रवाह आता है, फिर प्रतिपालन आता है और उसके बाद सामान्यीकरण आता है। तो प्रतिपालन सामान्यीकरण के पहले आता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव जैसे होते हैं। संज्ञान और भाव एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एकीकृत होते हैं या फिर अन्योन्याश्रित होते हैं। तो कैसे होते हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जजों जो हैं वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट जजोंग। ये क्या कहते थे कि संज्ञान और भाव दोनों स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से, दोनों ना तो अंतर संबंधित और ना ही एकीकृत होते हैं। ये इस बात पे जोर देते हैं कि ये जो इनकी स्टडी के अनुसार जो संज्ञान और भाव हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। इसमें दिया है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। तो वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अवलोकन विधि का, संशोधन विधि का, प्रतिरूपण विधि का या अनुकरण विधि का? अगर टीचर प्रदर्शन देकर सिखा रहा है तो टीचर किस विधि का उपयोग कर रहा है? अवलोकन विधि का। किस विधि का करेगा? अवलोकन विधि का। अवलोकन विधि में क्या होता है कि पहले से सीखे हुए कार्यों को हम टीचर जो है वो प्रदर्शन देकर और अच्छे से बच्चों को सिखाता है। इससे आत्मविश्वास की भावना प्रबल होती है, इससे बच्चों में गलतियां होने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें दिया है, मेनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। तो मेनन और जेनिस का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है? सतर्क है, निर्वर्तमान है, निरंकुश है और चौकस है। किस प्रकार का व्यवहार है? तो उनका जो व्यवहार है वो कैसा है? सतर्क है। मेनन और जेनिस कैसे निर्णय लेने वाले समस्या का विश्लेषण करते हैं,
ये सूची बना रहे हैं, फ़ायदे और नुकसान देख रहे हैं उसके पहले, तो इनका जो व्यवहार है वो क्या बताएगा कि इनमें सतर्कता की भावना है, इनमें सतर्कता की भावना है, तभी ये काम कर रहे हैं। किसी भी कार्य को करते समय हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत होती है ताकि उस कार्य में त्रुटि होने की संभावना कम हो जाए। तो इसका सही आंसर है सतर्कता या सतर्क। उनका व्यवहार क्या दर्शा रहा है? सतर्कता दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक समस्या सुधारक बच्चा टेस्ट विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो जो समस्या सुधारक बच्चा है, तो समस्या सुधारक बच्चा है यानी वो प्रॉब्लम को जल्द से सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो उसके अंदर क्या आएगा? सौंदर्य बोधक का भाव आएगा या अमूर्त या तार्किक या सृजनात्मकता, किस प्रकार के विचार का होगा? तो उसके में के जो विचार हैं वो तार्किक, उसके विचार जो हैं वो किस प्रकार के होंगे? तार्किक। तार्किक विचार समस्याओं के समाधान और विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे बच्चों का प्रभावी तरीके से मानसिक विकास होता है। इसलिए समस्या सुधारक बच्चे के अंदर किस प्रकार की संभावना है? तार्किक विचार होने की संभावना ज़्यादा रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मीन्स ऐसा कार्य जो बच्चे कर रहे हैं तो उन्हें उस कार्य को करने में आनंद आ रहा है, उसको करने में बहुत खुशी हो रही, तो उस कार्य को हम किस प्रकार का कहेंगे? उपभोक्ता प्रकार का, निर्माणात्मक प्रकार का, समस्यात्मक प्रकार का या ड्रिल और अभ्यास का? तो इसका सही आंसर है ड्रिल और अभ्यास का। तो ऐसा कार्य होता है जिसमें जो ड्रिल और अभ्यास कार्य होते हैं वो मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, उसमें मनोरंजन होता है ऐसे कार्यों में, और ये स्वयं करके सीखो इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं ड्रिल और अभ्यास कार्य। तो इसे ऐसे माहौल में बच्चा स्वयं तार्किक स्रोतों का इस्तेमाल करता है और कुछ नया करने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की संवेदनाओं का? कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन या गतिबोधक? तो किस प्रकार की? श्रव्य, दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक संवेदनाओं के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन आवश्यक होता है। ये संचालन अधिगम में विशेष रूप से भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए हम अधिगम में दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और के साथ साथ गतिबोधक संवेदनाओं का होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंतरांगों की ओर का विकास दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य भाग विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को या विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को? तो ये बताता है हमारा विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंतरांगों की ओर का विकास विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होता है और शरीर के बाह्य हिस्से परिधि की ओर धीरे धीरे इसका विस्तार होता है, यानी शरीर के मिडिल भाग से और बाहर की तरफ होता है विकास, इसे बोलते हैं विकेंद्रीकृत विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो स्कूल बच्चों के समाजीकरण में, तो समाजीकरण में बच्चों का समाजीकरण होता है, इसका मेन है प्रमुख स्थान जो है वो स्कूली बच्चों का ही होता है। तो स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। वहाँ एक स्कूल बच्चे के लिए तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण करता है। स्कूल में शिक्षक का दायित्व है कि बालकों के अधिगम में व्यापक सुधार लाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए। मीन्स जो स्कूल है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब उसमें हर प्रकार से बच्चे के बारे में ही सोचना चाहिए, हर प्रकार से बच्चे को एक्टिव रखने के बारे में ही सोचना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का या समूह की पहचान का। तो हम एक समूह से जुड़ गए हैं और हमने उसी की तरह पोशाक पहन रखी है, ड्रेस पहन रखी है, तो हम क्या मतलब अगर हम किसी की तरह ही कर रहे थे यानी हम उसकी अपनी पहचान बता रहे हैं कि हम इस समूह के हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समूह की पहचान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण से प्राप्त होती है? तो किसी वस्तु के स्थायित्व का गुण जो है वो 0 से 2 वर्ष के बीच बच्चे में आ जाता है। तो जो 0 से 2 वर्ष के बीच की जो अवस्था है वो किस प्रकार की होगी? पूर्ण परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन या संवेदी गामक। तो 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो होती है संवेदी गामक, और इसी अवस्था में हमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व की अवधारणा आ जाती है, किसके? पियाजे के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना टेस्ट के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम या मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम या विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो व्यक्तिगत शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित ही होनी चाहिए, तभी बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो सकेगा। चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा ही होनी चाहिए। इसका सही आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो किस से किस महीने के बीच के बच्चे छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? 18 महीने से 24 महीने, या 24 महीने से 30 महीने, या 30 महीने से 36 महीने तक के, या 12 से 18 महीने तक के बच्चे। तो किस 18 से, इसका सही आंसर है 18 से 24 महीने तक के जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे कुछ शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य में बोलना शुरू कर देते हैं। 18 से 24 महीने तक के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई है। तो बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा या गैल्टन के द्वारा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बिने के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है IQ की अवधारणा? बिने के द्वारा। सो फ्रेंड्स, हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ये CDP के 13 क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर आए हुए थे, और इन्हीं में से प्रीवियस ईयर से ही काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। सो इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।